नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। यदि आप स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं तब बिल्कुल सही जगह आए हैं। अभी जीएस क्लासेस के माध्यम से आपको पूरी सहायता की जाएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जो हमारी वीडियो पहुंच सके और उनको मदद मिल सके। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो इसको आप डिसलाइक कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में जो है इस वीडियो की कमी को हम दूर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से मेहनत करके हम जो वीडियो को बना सकेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है अभी जीएस क्लासेस, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ये बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अगर हमारे साथ आप टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ना चाह रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है अभी जीएस ऑफिशियल। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई भी हम पीडीएफ अपलोड करते हैं तो आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि भारतीय संविधान जो है, जो भारत की संसद को जो है और भारत के जितना भी राज्य है उसके विधानमंडल को ये अधिकार देता है कि कोई भी प्रस्ताव को पारित करने का, कानून बनाने का या संविधान में संशोधन करने का जो अधिकार जो है संसद को दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि कितने प्रकार की जो है बहुमत जो है से हम लोग जो है किसी भी विधेयक को पारित कर सकते हैं या संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो बहुमत के प्रकार हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुमत के प्रकार में हम लोग देखते हैं कि समान जो है बहुमत होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी जिसको बोलते हैं, दूसरा होता है एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण बहुमत। ठीक है, तीसरा होता है इफेक्टिव मेजोरिटी जिसको बोलते हैं प्रभावी बहुमत बोलते हैं, और लास्ट होता है चौथा कि स्पेशल मेजोरिटी जिसको हम लोग विशेष बहुमत बोलते हैं। और सभी बहुमत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? विशेष बहुमत होता है और जिसको हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। आपको जो है अच्छे से इसको पढ़िए और इसको जो है नोट्स बनाइए या इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखिए ताकि इसको बार बार आप रिवीजन कर सके। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल क्योट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। कहते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है, कुछ लोग जो है मुसीबत में घबरा जाते हैं, दुख देखकर घबरा जाते हैं, तो घबराइए नहीं। उनके लिए कहा जाता है, क्यों घबराता है पगले दुख होने से, क्यों घबराता है पगले दुख होने से, जीवन ही प्रारंभ हुआ था रोने से। मतलब जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, घबराइए मत, क्योंकि जीवन का प्रारंभ ही हुआ था रोने से। जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा रोने से ही स्टार्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी दुख आने पर जो है घबराइए नहीं, अपने आप को जो है कंट्रोल करके रखिए, संयम बरतिए और जो आपकी मंजिल है वो मिलेगी, एक दिन ना एक दिन मिलेगी, जरूर मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बहुमत के हम लोग प्रकार देख रहे थे, सामान्य बहुमत, पूर्ण बहुमत, प्रभावी और विशेष बहुमत। ये 4 प्रकार की बहुमत है जिसके बारे में हम लोग एक एक करके हम लोग देखेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे। आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आज के बाद जो है कभी भी आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि ये बहुमत होता क्या है। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी बहुमत के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सामान्य बहुमत क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। नाम ही है सिंपल यानी साधारण। ठीक है, तो ऐसे बहुमत में क्या होता है कि बहुमत में मतदान और उपस्थित जितने भी सदस्य होते हैं उसमें से उपस्थित सदस्य या मतदान करने वाले सदस्यों से जो है 50% से अधिक बहुमत अगर प्राप्त हो जाए तो उस बहुमत को हम लोग साधारण बहुमत कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तहत समझिएगा तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा आखिर ये होता क्या है। इमेजिन करिए, मान लीजिए, मानना क्या है ही लोकसभा में 543 मेंबर है और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन है। ठीक है, एंग्लो इंडियन को 2019 में हटा दिया गया है। अगला जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसमें राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 एंग्लो इंडियन जो मनोनीत किया जाता था वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कितना लोकसभा में 543 सदस्य है और इसमें से जो है 520 सदस्य ही क्या है उपस्थित है। मान लीजिए सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है और 520 सदस्य उपस्थित हैं। इनमें से 23 सदस्य जो है किसी कारणवश नहीं आ पाए, बैठक में शामिल नहीं हुए। और क्या हुआ, आने वाले में से 20 सदस्य जो है वोटिंग में शामिल नहीं हुए। मान लीजिए किसी प्रस्ताव पर वोटिंग चल रहा था और वो वोटिंग में शामिल नहीं हुए, किसी कारणवश वो चले गए, कोई दूसरा काम होगा वो चले गए, वोटिंग में शामिल नहीं हुए। तो कितना सदस्य बच गए? तो 500। देखिए 543 में से 23 तो पहले ही एब्सेंट था, आया ही नहीं। अब जो 520 आया उसमें से भी 20 गायब हो गया, किसमें? वोटिंग में। जब वोटिंग होने वाला था उसमें से 20 लोग गायब हो गए, बच गए 500। अब 500 का आधा करिए, 50% करिए तो कितना आता है? 250। 250 से कम एक अधिक, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लेकिन कम से कम एक अधिक होना ही चाहिए। तो 251, न्यूनतम 251 सीट
तो इसी प्रकार से जो है अगर ये बहुमत प्राप्त हो जाता है तो इस बहुमत को हम लोग बोलते हैं सामान्य बहुमत, सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। अब हम इसका उपयोग कहाँ करते हैं, साधारण बहुमत का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि धन विधेयक। जैसा कि आप जानते हैं धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करता है कि धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक अगर पारित करना है तो लोकसभा में ही पारित कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो उसको पारित करने के लिए साधारण विधेयक की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक होता है वित्त विधेयक। अगर मान लीजिए किसी दूसरे देश को हम लोग कोई ऋण देते हैं या कोई धन अगर संचित निधि से सरकार निकालना चाहती है तो उसके लिए जो है वित्त विधेयक का प्रस्ताव लाया जाता है और इसको भी पारित करने के लिए साधारण विधेयक की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं एक साधारण विधेयक। साधारण विधेयक नाम ही है इसका साधारण विधेयक। तो इसमें होता क्या है कि सरकार अगर कोई मतलब कानून लेके आ गई, जैसे किसान बिल हो गया है, कुछ ऐसा कानून हो गया जिसमें जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, तो उस विधेयक को पारित करने के लिए साधारण जो है बहुमत की आवश्यकता होती है और साधारण विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव। जैसे कि मान लीजिए संसद का सत्र चल रहा है और किसी कारणवश जो संसद में जो है आप देखते होंगे, जब कभी बहस देखिएगा कि संसद का बहस किस प्रकार से चल रहा है, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला शोरगुल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर हो जाता है किसी विधेयक को पारित करने में, तो ऐसा लगता है कि नहीं सत्र नहीं चल सकता है सुचारू रूप से, तो इसको स्थगित किया जाना चाहिए। तो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो है स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन प्रस्ताव को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। जब साधारण बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है तो सत्र जो है स्थगित हो जाता है। अब हम बात करते हैं, एक होता है विश्वास प्रस्ताव, एक होता है अविश्वास प्रस्ताव। तो विश्वास प्रस्ताव जो है सत्ताधारी दल के द्वारा लाया जाता है। विश्वास में क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस मोशन। ये क्यों लाया जाता है, क्योंकि सरकार जो है अपनी मेजोरिटी पेश करना चाहती है, अपनी जो है बहुमत साबित करना चाहती है लोकसभा में, तो इसलिए जो है विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और अविश्वास जो प्रस्ताव है ये जो है विपक्ष के द्वारा लाया जाता है ताकि सरकार को जो है हटा सके, और मतलब विपक्ष दिखाना चाहती है कि सरकार के पास जो है बहुमत नहीं है, और ये अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देनी पड़ती है और पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो विघटित हो जाता है। अब हम बात करते हैं निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव बेसिकली जो है विपक्ष के द्वारा जो है लाया जाता है, सत्ताधारी दल के विपक्ष में लाया जाता है ताकि जो है उनको निंदा कर सके किसी कानून पर या कोई भी ऐसा कार्य सरकार के द्वारा की जाती है, तो उस कार्य के लिए जो है निंदा किया जाता है निंदा प्रस्ताव लाकर। तो निंदा प्रस्ताव को भी पारित हम लोग करते हैं, किससे करते हैं, तो साधारण बहुमत के आधार पर हम निंदा प्रस्ताव को भी पारित कर देते हैं। तो ये सब जो है जितना विधेयक अभी हम देखें, सभी विधेयक को पारित करने के लिए कौन सी बहुमत की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति शासन। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद जो है 356, आर्टिकल 356 कहता है कि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था किया गया है। तो राष्ट्रपति शासन अगर लागू करना है, तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है साधारण बहुमत के आधार पर जो है इसको पारित करके और राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या 368 के तहत। 368 जैसा कि आप जानते हैं 368 कहता है कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कुछ ऐसा मुद्दा आ जाता है, वो मुद्दा है संघ से जुड़ा हुआ आ जाता है। संघ से मतलब राज्यों पर भी प्रभाव पड़ जाता है। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के द्वारा लाया गया तो उसमें क्या होता है कि एक विशेष बहुमत होता है, विशेष बहुमत जो है संसद विशेष बहुमत से पारित करती है उस विधेयक को, लेकिन राज्य के जो विधानमंडल होता है उसको साधारण बहुमत से समर्थन करती है, और कम से कम आधा राज्य होना ही चाहिए। आधा राज्य से अधिक अगर समर्थन कर देता है तो प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाता है। तो ये हो गया क्या, साधारण बहुमत से पारित समझा जाता है। अब हम बात करते हैं एक अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 2 क्या होता है, अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत जो है कोई भी दूसरा विदेशी कोई भी क्षेत्र है उसको भारत में मिला सकता है, ये आर्टिकल 2 कहता है। इसी के तहत आपको पता है कि 1975 में जो है सिक्किम भारत का जो है 22वां राज्य बना था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है, कहता है कि भारत के अंदर कोई भी राज्य है उसके क्षेत्र, नाम, सीमा इत्यादि में परिवर्तन जो है कर सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। यानी अनुच्छेद 3 और 2 में जो भी तोड़फोड़ किया जाएगा वो किस बहुमत से किया जाएगा, तो साधारण बहुमत से किया जाएगा। साधारण, बिल्कुल साधारण बहुमत से जो है इसमें तोड़फोड़ मचाया जा सकता है भारत के संसद के द्वारा। तो आपको समझ में आ गया होगा साधारण बहुमत है क्या और इसको कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूर्ण बहुमत की। पूर्ण बहुमत क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। ध्यान से क्यों देखिएगा, क्योंकि दोनों सेम लग रहा है। इसमें भी 50% से अधिक बहुमत चाहिए और उसमें भी 50% से अधिक बहुमत चाहिए था, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, उसमें भी 50% से अधिक चाहिए था, 50% प्लस सीट चाहिए था। दोनों में अंतर हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उसमें हम बताए थे आपको
कि जो भी अनुपस्थित सदस्य होता है, जो शामिल नहीं हुआ वोटिंग में या संसद भवन में आया ही नहीं, उस सभी लोगों को हटा दिया जाता है। बाकी जितना भी बचा है उसका हम लोग जो है 50% प्लस एक सीट लेते हैं, तब साधारण बहुमत कहलाता है। मतलब कि जितने लोग वोटिंग में शामिल हैं उतने लोगों का जो है 50% से अधिक सीट लेकर जो है साधारण बहुमत से किसी विधेयक को पारित करते हैं। लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या होता है, पूर्ण बहुमत क्या होता है, इसमें क्या होता है सो देखिए, इसमें जितने भी एब्सेंट सदस्य हैं उसको भी शामिल कर लिया जाता है। मतलब टोटल सीट को इसमें रखा जाता है। जैसा कि इमेजिन करिए कि लोकसभा में अभी जो है 545 सीट है, 545 सीट है, तो जब इसको हम लोग 50% करेंगे और प्लस एक सीट अगर हम जोड़ना चाहेंगे तो ये कितना आएगा, 273 आएगा। मतलब इसमें जो है पूर्ण बहुमत की अगर सरकार हम देखते हैं तो 273 सीट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 273 बहुमत चाहिए ही चाहिए। तो इसका उपयोग जो है कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग जो है आम चुनाव में किया जाता है। जैसे कि आप जनरल इलेक्शन की बात करते हैं, लोकसभा का चुनाव होता है या विभिन्न राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है, तो चुनाव आप देखते होंगे कि जिस पार्टी को 50% से अधिक सीट प्राप्त हो जाता है टोटल सीट का, जैसे मान लीजिए लोकसभा में अभी कितना सीट है, 545 का आधा हम करेंगे तो 273 पॉइंट मतलब 272 पॉइंट समथिंग होता है, 2.5% आता है लगभग। तो क्या होता है कि 5 पॉइंट में नहीं हो सकता है मेंबर को हम आधा नहीं कर सकते हैं। तो जब इसको आधा से एक अधिक जोड़ देते हैं या थोड़ा सा सीट हम बढ़ा देते हैं, पॉइंट में रहेगा तो उसको एक कर देंगे पूरा, तो 273 मिनिमम सीट आया। तो 273 अगर किसी को प्राप्त हो गया तो वो सरकार क्या कहलाएगी, पूर्ण बहुमत की सरकार कहलाएगी। तो वर्तमान स्थिति अगर हम देखते हैं 2019 में जब चुनाव हुआ था भारत में, उसमें क्या हुआ कि एनडीए जो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है उसका जो अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको बोलते हैं, एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए जो है 353 सीट प्राप्त हुआ था। 363 चाहिए कितना, 273। देखिए यहाँ पर 273 सीट चाहिए लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 353 सीट प्राप्त हुआ। इससे क्या पता चलता है कि वर्तमान की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है, ठीक है, पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो हम जो है पूर्ण बहुमत का उपयोग जो है हम लोग किसी विधेयक को पारित करने के लिए नहीं करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो विधानमंडल या कह सकते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वहाँ पर जो है इसका उपयोग किया जाता है, ताकि किसी भी सरकार को यानी किसी भी पार्टी को अगर एब्सोल्यूट बहुमत प्राप्त हो जाता है, पूर्ण बहुमत प्राप्त हो जाता है, तो वो सरकार जो है कहलाती है पूर्ण बहुमत की सरकार, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा और अंतर भी समझ में आ गया होगा, साधारण बहुमत और पूर्ण बहुमत में क्या अंतर है। साधारण बहुमत में एब्सेंट कैंडिडेट को हटा देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, लेकिन पूर्ण बहुमत में जो है जितने भी एब्सेंट कैंडिडेट होते हैं उसको भी हम इंक्लूड कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल जितना भी सीट है उसका हमको 50% से अधिक सीट चाहिए, तब हम पूर्ण बहुमत की सरकार मानेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रभावी बहुमत, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी देखिए ये भी थोड़ा सा मिलता जुलता है। क्यों मिलता जुलता है, क्योंकि इसमें भी चाहिए 50% से अधिक सीट चाहिए। अब इसमें क्या कंडीशन है सो देखिए, वो दोनों तो आपको समझ में आ गया होगा, साधारण बहुमत क्या है, उसके बाद एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है। अब हम देखते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी। इसमें क्या होता है, जितना भी एब्सेंट कैंडिडेट होता है उसको शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, एब्सेंट कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिएगा तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। जैसा कि मान लीजिए कि लोकसभा में कितना मेंबर, 543, 2 को हटा दीजिए, एंग्लो इंडियन को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए, तो 543 मेंबर है। अब इसमें से मान लीजिए 543 में से 43 मेंबर नहीं आया, एब्सेंट है, यानी संसद पहुंचा ही नहीं। देखिए ये मान लीजिए संसद भवन है और इसका 2 पार्ट है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो ये मान लीजिए लोकसभा है, 543 मेंबर में से जो है कितना मेंबर नहीं आया, तो 43 मेंबर्स नहीं आया, तो आया कितना, 500 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट हुआ। अब प्रेजेंट मेंबर में से जो है 50% प्लस 1 कितना हो जाएगा, 251 लोग अगर वोट कर देते हैं तो उसको हम लोग प्रभावी बहुमत करते हैं, ठीक है। अब इसमें से ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कुछ लोग जो एब्सेंट हो गए, इसमें से कुछ लोग एब्सेंट हो गए, मतलब जब वोटिंग का समय आया तो कोई जो है बाहर चला गया किसी काम से, तो उसको भी काउंट कर लिया जाएगा। मतलब जितना उपस्थित हुए यानी प्रेजेंट जितना भी सदस्य हुए उसका जो है 50% से अधिक बहुमत अगर मिल जाता है तब उसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। अब हम देखते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इफेक्टिव मेजोरिटी का प्रयोग जो है हम लोग बहुत सारे जगह पर किया जाता है। तो इसमें से कुछ प्रयोग आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछता है कि इफेक्टिव मेजोरिटी प्रभावी बहुमत का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं।
तो जितना भी लोकसभा या विधानसभा, राज्यों की विधानसभा हो गया या राज्यसभा हो गया, लोकसभा हो गया, उनके जो उपसभापति, सभापति होते हैं, सभी को हटाने का जो प्रक्रिया होता है वो प्रभावी बहुमत से किया जाता है। जैसे कि देखते हैं, राज्यसभा के उपसभापति को हटाया जाता है, इससे लोकसभा और विधानसभाओं के उपाध्यक्ष को हटाया जाता है, लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्षों को हटाया जाता है, उपराष्ट्रपति यानी जिसको हम बोलते हैं क्या, राज्यसभा के सभापति, उसको भी किसे हटाया जाता है, तो प्रभावी बहुमत के द्वारा जो है उनको भी अपने पद से जो है हटाया जाता है। ठीक है, तो ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि राज्यसभा के उपसभापति को किस प्रकार की बहुमत से हटाया जाता है, तो आप बोलिएगा प्रभावी बहुमत। तो प्रभावी बहुमत होता क्या है, तो जितना भी सदस्य उपस्थित हुए, उपस्थित सदस्य का 50% से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उपस्थित कितना सदस्य, उपस्थित सदस्य होना चाहिए, उसका 50% से अधिक, 50% से अधिक, मान लीजिए एक, मिनिमम एक, 50% से जो है अधिक सदस्य अगर वोट कर दिया तो राज्यसभा के उपसभापति को हटना पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभाओं के उपाध्यक्ष को हटना पड़ेगा, लोकसभा और विधानसभाओं के अध्यक्ष को हटना पड़ेगा और उपराष्ट्रपति को भी हटना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो केवल जो है प्रस्ताव जो है राज्यसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा प्रभावी बहुमत क्या है। तो 3 प्रकार के हम लोग बहुमत देख लिए हैं। एक को हम लोग देखें साधारण बहुमत, दूसरा को देखें एब्सोल्यूट बहुमत, तीसरा को देखें प्रभावी, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव बहुमत। ठीक है, अब हम लास्ट वाला देखते हैं, चतुर्थ, 4th नंबर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको सही से इसको पढ़ना चाहिए। देखिए विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत को बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी। अब स्पेशल मेजोरिटी बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, तो किस प्रकार से स्पेशल मेजोरिटी को हम लोग पढ़ते हैं सो देखिएगा। तो जितना भी बहुमत अभी हम पढ़ लिए उस सभी को छोड़कर बाकी जितना भी मुद्दा आएगा सब में हम लोग क्या लगाएंगे, तो ये लगाएंगे विशेष बहुमत लगाएंगे। बाकी सभी बहुमत को छोड़कर जो है और भी कोई भी मुद्दा अगर आता है या भारत के संविधान में संशोधन करना है या कोई भी प्रस्ताव लाना है, जितना भी हम पढ़ लिए उसके अलावा अगर कोई आता है तो उसको हम लोग विशेष बहुमत के तहत जो है उसको हम लोग काउंट करते हैं। इसलिए क्या होता है कि स्टूडेंट लोगों को सिर्फ विशेष बहुमत ही याद रहता है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी भूल जाता है, साधारण बहुमत भूल जाता है, सिर्फ अब याद रहेगा विशेष बहुमत, वो भी इसमें क्या 2/3 बहुत ज़्यादा याद रहता है। और ये हम बताएंगे कि कहाँ हम लोग 2/3 यूज करते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग सभी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विशेष बहुमत हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, तो पहले ये देख लेते हैं कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 312 के तहत जो है इसका प्रयोग किया जाता है, और 249 के तहत भी इसका प्रयोग किया जाता है, और 368 तो बहुत बड़ा एरिया है, इसमें संसद को जो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त दी गई है, यानी दी गई है संसद को। अब हम बात करते हैं आर्टिकल जो 61 है, जिसमें हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो इसके बारे में जो है एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत को पढ़ना आपके लिए बहुत ही उचित रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं, हम बात करते हैं आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 कहता क्या है, तो आर्टिकल 312 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। जैसा कि आप जानते हैं भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण करने की शक्ति जो है केवल किसको मिला है, राज्यसभा को, यानी राज्यसभा की ये विशेष शक्ति है, लोकसभा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो राज्यसभा को ही ये शक्ति प्राप्त है। तो राज्यसभा किस प्रकार से जो है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है, तो उसके लिए विशेष बहुमत का प्रावधान किया गया। तो विशेष बहुमत कैसे होगा, तो राज्यसभा में जितना भी सदस्य उपस्थित हैं और मत देने वाले, उपस्थित भी होना चाहिए और वोट देने वाले होना चाहिए, उसका कम से कम 2/3 बहुमत अगर प्राप्त हो गया तो राज्यसभा के द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं, यानी कोई भी सेवा का जो है जो अखिल भारतीय के अंतर्गत आएगा उसका गठन राज्यसभा के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है विशेष बहुमत आया। विशेष बहुमत कौन सा बहुमत, तो उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का कम से कम कितना 2/3 सदस्य। ठीक है, तो राज्यसभा में जैसा कि आप मान लेते हैं राज्यसभा में 245 मेंबर है, इसमें से जो है 200 मान लीजिए 200 243 इतना सदस्य जो है उपस्थित हुआ, 243 सदस्य उपस्थित हुआ। अब क्या होगा, इसका हम लोग 2/3 सदस्य जो है काउंट करेंगे मिनिमम, 243 2/3 3 8 24 1 2 2 6 यानी 162 सदस्य अगर वोट कर देता है तो क्या होगा कि राज्यसभा के द्वारा जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया, आप लोग देख लिए कि अनुच्छेद 312 में जो है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा को यह अधिकार दिया गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकती है, तो बताइए राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किस प्रकार की बहुमत से विधेयक को पारित करके किया जा सकता है। तो आप
बताइएगा कि विशेष बहुमत से राज्यसभा में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य अगर वोट करते हैं तो उस प्रस्ताव को पारित करके और अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 312 के तहत जो है किस प्रकार से हम लोग जो है अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 249 आर्टिकल 249 ये क्या कहता है कि संसद को ये अधिकार मिला है कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 249 कहता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? जब तक राज्यसभा जो है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से उसको पारित नहीं कर देता है। 2/3 बहुमत से जब तक उसको पारित करके नहीं होता है, खाना बना के देंगे तब कोई दूसरा आकर निकाल के खाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से राज्यसभा अगर ये बहुमत पारित करके लोकसभा को दे देता है तो राज्य सूची के विषय पर भी संसद यानी संसद मतलब क्या, लोकसभा कानून बना सकती है। ठीक है, तो ऐसा प्रावधान किया गया है 249 में। तो 249 में आप समझ गए कि किस प्रकार से जो है यानी लोकसभा को यह अधिकार मिलता है कि राज्यसभा के विषय यानी राज्य सूची आप जानते होंगे कि अनुसूची जब साथ हम देखते हैं तो राज्य सूची, सम्मति सूची और केंद्र सूची, जिसको संघ सूची भी बोलते हैं, ये 3 प्रकार कैटेगरी बांटा गया है। तो राज्य सूची का मतलब क्या हुआ, जो राज्य है, जो भारत में अभी देख रहे हैं आप वो 2800 राज्य है, तो 2800 राज्यों को जो है कुछ अधिकार मिला है। ठीक है, अगर उसके विषय पर जो राज्य को जो भी अधिकार मिला है उसके विषय पर अगर कुछ आपको कानून बनाना है संसद के द्वारा, यानी लोकसभा या राज्यसभा के मिलने से संसद बनती है और उसमें राष्ट्रपति भी होते हैं, तो क्या होगा कि जब तक राज्यसभा विशेष बहुमत यानी जितना भी उपस्थित और मत देने वाले सदस्य हैं उसका जो है 2/3 सदस्य से जो है बहुमत से पारित करके और लोकसभा में नहीं भेज देते हैं, तब तक जो है राज्यसभा के विषय पर जो है संसद के द्वारा कानून नहीं बनाया जा सकता, यानी राज्य सूची के विषय पर कानून नहीं बनाया जा सकता। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 368। ठीक है, 368 ये बहुत बड़ा संशोधन है, यानी इसके तहत जो है ना बहुत बड़ा एरिया आ जाता है, तो इसको आप सही से पढ़िएगा। आर्टिकल 368 इसी को बोलते हैं संविधान संशोधन। ये जो है आप देखे होंगे भाग 20 में इसको शामिल किया जाता है और इसको हम लोग जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए थे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसको बोलते हैं और आर्टिकल 368 के तहत जो इसको रखा गया है। इसमें होता क्या है इसके तहत, तो देखिए प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, अब सदस्यों का बहुमत क्या होगा, तो इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजोरिटी। जैसे कि लोकसभा की बात कर रहे हैं तो लोकसभा में 545 टोटल, अभी मान लीजिए 545, अब इसको आधा करिए तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूना 4 5, यानी 273 सदस्य होने ही चाहिए। इसी को बोलते हैं क्या, सदस्यों का बहुमत हो गया 273, यानी कम से कम इतनी होनी चाहिए। और उस सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3, मतलब 273 तो कम से कम होनी चाहिए, इससे अधिक भी हो सकता है। और होना क्या चाहिए, वोट कौन करेगा, तो जो भी लोग उपस्थित हैं और मतदान देने के लिए रेडी हैं उन्हीं में से जो है 2/3 सदस्यों का बहुमत अनिवार्य है, तब 368 के तहत जो है संशोधन हो सकता है। चलिए हम देखते हैं एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। तो लोकसभा में 545 मेंबर, जिसमें से 273 चाहिए। अब क्या होगा, जिस दिन वोटिंग होना है मान लीजिए उस दिन 420 सदस्य जो है उपस्थित हुए। ठीक है, उपस्थित हुए और ये सभी जो है मतदान में भाग लेंगे, ऐसा मान लिया जाता है कि ये सभी लोग जो है उठकर नहीं भागेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण मुद्दा चल रहा है और भारत के संविधान में संशोधन करना चाह रहा है। तो होगा क्या, संसद जब संशोधन करना चाह रही है तो कोई इसमें से भागेगा नहीं और सभी लोग इसमें से वोटिंग करेगा 420 सदस्यों में से। अब इसका 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए, कितना आएगा 280 लोग वोट करेंगे। ठीक है, तो इसे ही विशेष बहुमत कहते हैं। 368 के तहत विशेष बहुमत समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि आपको हम बताए थे 273 है, इसको बोलते हैं कि मतलब बहुमत होना चाहिए, सदन का बहुमत कितना हो गया, यानी आधा से 1 सीट अधिक हो जाता है तो सदन का बहुमत हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ था, अब देखिएगा कुल सदस्यों का बहुमत, तो बहुमत कितना हो गया, तो कोई भी सदन है उसका जितना भी मेंबर है, कुल मेंबर, उसका आधा से 1 अधिक कर दीजिए, वही हो जाता है कुल सदस्यों का बहुमत। तो कुल सदस्यों का बहुमत कम से कम कितना होना चाहिए, 273, लेकिन 420 सदस्य मान लीजिए उपस्थित हुआ और उसमें से सभी लोग वोट दिए, तो उसका 2/3 सदस्य मतलब 280 सदस्य अगर वोट कर देता है तो विशेष बहुमत से वो विधेयक जो है पारित समझा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 368 के तहत जो है विशेष बहुमत जो होता है उसका उपयोग हम लोग करते कहाँ, किस क्षेत्र में या किस विधेयक पर हम जो है 368 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग करते हैं। तो देखते हैं कि जब भारत के संविधान जो है आर्टिकल
अब बात करते हैं 12 से लेकर 35 तक जो भाग 3 है संविधान का, भाग 3 आप जब पढ़ेंगे उसमें से मूल अधिकार के बारे में आपको दिखाया गया होगा, बताया गया होगा। तो मूल अधिकार जब पढ़िएगा तो मूल अधिकार में अगर संसद कोई संशोधन करती है, क्योंकि जो संसद को अधिकार दिया गया है कि मूल अधिकार में वो संशोधन कर सकती है, तो मूल अधिकार में संशोधन किस परिस्थिति में करेगी संसद, जब विशेष बहुमत के द्वारा उस प्रस्ताव को पारित किया जाएगा दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, या सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो इसमें अगर संसद को संशोधन करना है तो उसके तहत भी 368 के तहत जो है विशेष बहुमत का उपयोग करना पड़ेगा। अब बात करते हैं संघ को प्रभावित नहीं करने वाले कोई भी संविधान संशोधन अगर होता है, मतलब संविधान में संशोधन करना है लेकिन संघ को प्रभावित नहीं करेगा, वैसा विधेयक। संघ को प्रभावित करने का मतलब क्या हुआ, जिसमें से राज्य को कोई प्रभाव नहीं पड़े, जो भी भारत में राज्य है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा अगर संशोधन किया जाता है तो उसमें भी जो है 368 के तहत विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने का प्रस्ताव अगर संसद में लाया जाता है तो उसको भी विशेष बहुमत से जो है पारित करके और उसको हटा सकते हैं आर्टिकल 368 के तहत। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग और कैग। कैग आप जानते हैं कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जिसको बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं। अगर इन सभी को हटाना है तो आपको जो है 368 के तहत जो है विशेष बहुमत के द्वारा इनको हटा सकते हैं। और राष्ट्रीय आपात, जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 352 कहता है, 352 के तहत जो है भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा अगर आप करते हैं तो उसके तहत जो है संसद को क्या करना पड़ेगा, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से पारित करके और राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना पड़ेगा। अब मान लेते हैं किसी भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद को हटाना हो, जिसकी चर्चा जो है 169 में, जब अनुच्छेद पढ़िएगा आप लोग तो 169 में जो है इसकी चर्चा है कि किसी राज्य में संसद के द्वारा जब विधान परिषद का निर्माण किया जा सकता है और उसको हटाया भी जा सकता है। तो विधान परिषद का निर्माण करने या हटाने में जो है 368 के तहत जो है विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 368 के तहत जो है कहाँ कहाँ पर हम लोग जो है विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं और उस विधेयक को पारित करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर रखिए या इसको किसी प्रकार से लिख कर रखिए ताकि आपको समझ में आ सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 61 क्या कहता है, जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है यानी संविधान के विरुद्ध कोई कार्य करता है जिससे जो है संविधान की मानहीनता होती है, इसके तहत जो है आप जानते हैं कि संसद के किसी भी सदन में जो है राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग का प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो इसको पारित करने के लिए क्या होता है, सदन के कुल सदस्यों का, बहुत ही देखिए राष्ट्रपति को हटाना मतलब क्या, एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। राष्ट्रपति जो भारत के प्रथम नागरिक हैं उनको चलाना मतलब उनको हटाना मतलब क्या, उनकी बेइज्जती करना है। एक तरह से हम अपने राष्ट्र अध्यक्ष की बेइज्जती करेंगे। तो इसलिए जो है सबसे कठिन बहुमत अगर किसी के पास है तो राष्ट्रपति को हटाने का महाभियोग, जो आज तक भारत के संसदीय इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग नहीं लगा है और ना ही हटाया गया है। ठीक है, तो बहुत ही डिफिकल्ट है इनको हटाना। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि देखिए इसमें भी विशेष बहुमत है लेकिन एक स्पेशल विशेष बहुमत इसमें आता है। क्या आता है स्पेशल, तो जितना भी कुल सदस्य है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे उपस्थित सदस्य, लेकिन इसमें क्या होगा कुल सदस्य, यही अंतर है। ये आप अगर आप पकड़ लिए तो आपको जो है हमेशा के लिए याद रहेगा। आर्टिकल 61 कहता है कि किसी भी सदन का, लोकसभा हो या राज्यसभा का, कुल सदस्य का 2/3, कुल सदस्य का 2/3 सदस्यों के द्वारा जब पारित करके प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तब जो है राष्ट्रपति, दोनों सदनों से अगर पारित हो गया तब राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। इमेजिन करिए, एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं, मान लीजिए लोकसभा में 543 मेंबर है, उसका 2/3 अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 362। ठीक है, लेकिन ये अभी है नहीं 543, है कितना 545 सदस्य। तो 545 का जो है 2/3 निकालिएगा, तो जो भी आएगा उस बहुमत से अगर पारित कर देंगे तो लोकसभा से ये पारित विधेयक समझा जाएगा। अब हम राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर है, तो इसको निकालिएगा तो पॉइंट में आएगा लगभग जो है अप्रॉक्स जो है राइट साइड लीजिएगा, लेफ्ट साइड नहीं। ठीक है, जैसे कि आता है 163 पॉइंट समथिंग आएगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे तो 64 मान लेंगे। ठीक है, 64 बहुमत अगर प्राप्त हो जाता है तो राज्यसभा से भी ये विधेयक पारित समझा जाता है। तो आप लोग याद करिएगा 368 के तहत विशेष बहुमत क्या है और अनुच्छेद 61 के तहत विशेष बहुमत क्या है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। 368 के तहत कहा जाता था कि उपस्थित सदस्यों का 2/3, उपस्थित सदस्यों का 2/3, और साथ में ये भी जोड़ देता था कि सदन में बहुमत भी होना चाहिए। सदन का जो बहुमत होता है, बहुमत जानते हैं कुल सदस्यों का 50% प्लस एक सीट होना चाहिए कम से कम। दो कंडीशन देखिए, आर्टिकल 368 के तहत 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ता था। 368 के तहत 2 कंडीशन, पहला कंडीशन ये था कि
50% प्लस 1 सीट होना चाहिए। 50% प्लस 1 सीट किसका? सदन के कुल सदस्यों का। पहला कंडीशन ये था। दूसरा कंडीशन ये था कि उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्य का बहुमत होना अनिवार्य है। तब हम आर्टिकल 368 के तहत जो है प्रस्ताव को पारित समझेंगे। ठीक है, तो 61 के तहत आप लोग देख लिए राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाएंगे। जिस सदन में लाते हैं उस सदन की कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य के से द्वारा पारित कर दिया जाता है, बहुमत से पारित कर दिया जाता है। तो राष्ट्रपति जो है, अगर दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, उनको हटना पड़ता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसा विशेष रूप से विधेयक लाया जाता है जो संविधान में संशोधन करता है, और वह विधेयक जो है संविधान के जो संघवाद की जो धारणा है, जो संघीय शासन व्यवस्था है भारत की, उस पर अगर प्रभाव डालता है, जिसमें राज्यों पर प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तो उसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत तो चाहिए ही। अनुच्छेद 368 के तहत देखिए, अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में क्या होगा, राज्यों यानी जो आधे से अधिक राज्यों से साधारण बहुमत से मंजूरी भी मिलना अनिवार्य है। यानी आधा से, मान लीजिए भारत में कितना राज्य है, 28 राज्य है, तो कम से कम 15 राज्य की सहमति भी अनिवार्य है। तब जो है उस विधेयक को हम लोग उसमें विधेयक को पारित करके और संविधान में संशोधन कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि संघीय ढांचा को प्रभावित करने वाले जो भी प्रस्ताव होंगे उसमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति जो भी साधारण विधेयक से पारित करके दिया जाएगा, मंजूरी आवश्यक है। और ये विधेयक जो है 368 के तहत जो है विशेष बहुमत से पारित भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन देखिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होना अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं इसका उपयोग हम लोग करते कहाँ, तो बहुत सारे क्षेत्रों में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका जो है सीमा जो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट हम लोग देखेंगे। जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 54 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं लोकसभा और राज्यसभा के जो भी निर्वाचित सदस्य होते हैं वो शामिल होते हैं, और विभिन्न राज्यों के और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी। वर्तमान में देखेंगे तो एक और केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गया जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर लिया जाएगा जब राष्ट्रपति चुनाव होगा उसमें। तो जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर जो है विधानमंडल है, वहाँ के जो भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा जो है निर्वाचक मंडल में उनको जो है शामिल किया गया है। ठीक है, और चुनाव की जो प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 55 में दिया गया। अगर उसमें आप संशोधन करना चाह रहे हैं, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संशोधन करना चाह रहे हैं, या उनकी चुनाव की प्रक्रिया में अगर आप संशोधन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें राज्य के विधानमंडल भी शामिल है, क्योंकि राज्य को भी खतरा महसूस होगा। हम जो राष्ट्रपति को चुनते हैं, अगर उसमें सरकार संशोधन करना चाहती है, आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी भी चाहिए और 368 के तहत जो है विशेष बहुमत भी चाहिए। दोनों कंडीशन फुलफिल होगा तभी जो है राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी प्रक्रिया या निर्वाचक मंडल में छेड़छाड़ किया जाएगा। किसके द्वारा? भारत के संसद के द्वारा। अब हम बात करते हैं केंद्र और राज्य की जो कार्यकारिणी शक्ति है। ठीक है, केंद्र की जो कार्यकारिणी शक्ति है वो आर्टिकल 73 में वर्णित है, और राज्य की जो कार्यकारिणी शक्ति है उसको आर्टिकल 162 में वर्णित किया गया है। तो इसमें अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, या शक्ति का विस्तार करिए या शक्ति इसको छीन कर उसको डालिए, कभी कभी होता है राज्य की शक्ति छीन कर केंद्र को दिया जाता है, या केंद्र को शक्ति छीन कर राज्य को दिया जाता है। तो इस परिस्थिति में आपको जो है विशेष बहुमत भी चाहिए और आधे से अधिक राज्यों का सहमति भी चाहिए साधारण बहुमत से। अब हम बात करते हैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आप बदलाव करना चाहते हैं कि हाईकोर्ट का अधिकार क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या होगा। अगर उसमें फेरबदल करना चाह रहे हैं तो आपको जो है विशेष बहुमत भी चाहिए और साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन चाहिए। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। ठीक है, और केंद्र और राज्यों के बीच जो है विधायी शक्तियों का विस्तार, यानी कानून बनाने की शक्ति का विस्तार किया जाएगा। कि होता है ना, जैसे कि आप देखते होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखा है, नेक्स्ट पॉइंट हम लिखे हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची कहता है केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये 3 प्रकार के विषय जो है बांटा गया है। इसमें क्या कभी कभी देखे होंगे कि केंद्र का जो है कोई भी विषय लेकर राज्य को दिया जाता है, या केंद्र के विषय को निकालकर संवर्ती सूची में डाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है विधायी शक्तियों का विस्तार जब किया जाएगा तो विशेष बहुमत भी चाहिए 368 के तहत, और साथ साथ क्या चाहिए, तो आधे से अधिक राज्यों का जो है समर्थन भी चाहिए। अब हम बात करते हैं संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न राज्यों का जो है प्रतिनिधित्व जो है संसद भवन में होता है, लोकसभा का भी होता है और राज्यसभा का होता है। उसमें अगर परिवर्तन करना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि अब जो है नेक्स्ट जब इलेक्शन होगा उसके बाद 2024 में भी इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, 2024 में इलेक्शन होगा, उसके बाद जो है जनसंख्या इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो बाद में जाके जो है फिर परिसीमन होगा, लोकसभा की सीट भी बढ़ेगा और राज्यसभा की भी सीट बढ़ेगा, और जितने भी राज्य हैं वहाँ की विधानसभा की भी सीट बढ़ेगी। तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से दिया जाएगा, उसमें अगर कुछ संशोधन करना है, ठीक है,
24 में इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें अगर संशोधन करना चाहते हैं, संसद अगर संशोधन करना चाहती है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से राज्यों में करें, लोकसभा की सीटों का बंटवारा किस प्रकार से करें, तो उसमें जो है संशोधन करने के लिए जो है आपको विशेष बहुमत चाहिए 368 के तहत, और साधारण बहुमत से आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। अब हम बात करते हैं बहुत बड़ा संशोधन। बहुत बड़ा संशोधन क्या होता है? अनुच्छेद 368 में ही संशोधन। अनुच्छेद 368 कहता है कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन जो है संसद के द्वारा किया जाएगा। अगर उस अनुच्छेद में ही संशोधन करेंगे तब भी हमको क्या चाहिए? 368 के तहत जो है विशेष प्रावधान जो है विशेष बहुमत भी चाहिए, और साथ साथ आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। आज हम देखें किस प्रकार से जो है विभिन्न प्रकार की बहुमत जो है देखा जाता है भारत के संविधान में, और किस प्रकार से किस विधेयक को हम लोग पारित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखा होगा। और आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए पॉज करके, या नोट करते रहिए, कॉपी में नोट करिएगा, तब आपको अधिक से अधिक याद रहेगा। ठीक है, अब अपने और अपने परिवार को जो है अच्छी तरीके से संभाल कर रखिए, खुश रखिए, हैप्पी रखिए, और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएं आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।